जय हिंद मित्रांनो, मिशन सीटीटी सरावासाठी टेस्ट सिरीज मधल्या पेपर क्रमांक 2 जो की 6वी ते 8वी या वर्गासाठी घेण्यात आला होता, त्याच्या प्रश्नपत्रिका क्रमांक 4 मधील बालमानसशास्त्र या विषयाच्या स्पष्टीकरणाच्या व्हिडिओमध्ये मी सर्वांचं मनापासून स्वागत करत आहे. परंतु तत्पूर्वी आपण जर चॅनलवर नवीन असाल तर आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा, साईडचं जे बेल आयकॉन आहे त्याला देखील प्रेस करा, जेणेकरून शिक्षक भरती संदर्भामधल्या कोणत्याही माहितीचे अपडेट आपल्याकडून मिस होणार नाही. आणि मित्रांनो, आपल्याला जर का हे मिशन सीटीटी सरावासाठी टेस्ट सिरीज जॉईन करायची असेल तर तुम्हाला स्क्रीनवर जो नंबर दिसत आहे त्या नंबरशी संपर्क करून आपण ही जी टेस्ट सिरीज आहे ती जॉईन करू शकता. त्यामध्ये तुम्हाला पीडीएफच्या स्वरूपामधल्या प्रश्नपत्रिका, त्याची आन्सर की आणि प्रत्येक प्रश्नाचं व्हिडिओच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण देखील मिळून जाणार आहे. चला तर मित्रांनो, सुरू करूया आजच्या प्रश्नपत्रिकेच्या स्पष्टीकरणाला. बघा, आपल्याला आपण जर का बघितलं या ठिकाणी ही आपल्या समोर प्रश्नपत्रिका आपल्याला दिसत आहे आणि त्यामध्ये सर्वच्या सर्व प्रश्न सीटीटी ही जी शाखा आहे ती हिंदी मधून प्रश्न विचारणारी शाखा आहे असं आपण म्हणू शकतो. म्हणून आपण या ठिकाणी जे आहे हिंदी मधल्या प्रश्नांचं अनालिसिस बघणार आहोत. इथून म्हणून जे आहे आपण इथून पुढचा जो प्रश्न आहे, व्हिडिओ आहे, तो हिंदी मधून घेणार आहोत. बघा, सवाल नंबर 61, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन या प्रायोगिकरण. इस तरीके से हमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं. तो हम लोग बोल सकते हैं कि मनोविज्ञान की सर्वाधिक एकनिष्ठ जो विधि है वो है अंतर्दर्शन. अंतर्दर्शन, ठीक है. सवाल नंबर हम लोग 62 देख लेते हैं. अल्बर्ट बांदुरा निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से, व्यवहारवादी सिद्धांत से, सी नंबर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या मनोलैंगिक विकास. इनमें से क्या सही है? तो अल्बर्ट बांदुरा का जो संबंध है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से है. ये दोनों चीजें जो है हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है कि अल्बर्ट बांदुरा का जो संबंध है वो किसके साथ रहेगा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंध है उनका. इसके बाद हम देखेंगे सवाल नंबर 63, अधिगम वक्र में पठार बनता है. कौन सा पठार? परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण या फिर अभिरुचि के कारण. किस कारण से जो है अधिगम का वक्र में पठार बनता है? तो इसकी वजह यह है कि उसमें बहुत ज्यादा जो है वो थकान हमें देखने को मिलती है. इसलिए हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर सी, थकान के कारण, ये ऑप्शन सही रहेगा. इसके बाद 64 नंबर का जो सवाल है वो भी देख लेंगे हम लोग. दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति, अधिगम अंतरण या सृजनात्मकता या फिर अभिरुचि. तो इनमें से अगर हम देखेंगे कि दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है तो वो अधिगम अंतरण, इसको मापने के हेतु जो है वो प्रयुक्त होता है. यहां पर ये जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 65 नंबर का. क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसने मापन में प्रयुक्त होता है? किसके मापन में प्रयुक्त होता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता या फिर अभिरुचि. इनमें से क्या है? तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट जो है वो व्यक्तिमत्व जो होता है, हमारी जो पर्सनालिटी है, वो पर्सनालिटी को मापन में प्रयुक्त होता है. इसको मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है. 66 नंबर का सवाल, सूज या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैं ऊपर का जो है वो मेट देता हूं. चलो, क्या पूछा गया है? सूज या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, हेगार्टी या फिर स्किनर. तो सूज का संबंध जो है वो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक इनसे है. इसलिए ये जो प्रश्न है इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी. 67 नंबर का सवाल देखिए. मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में संबंध होता है. संज्ञान, संवेग, संवेदना या फिर चिंतन. तो मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के संबंध होता है, वो होता है संवेग. संवेग, ऑप्शन नंबर बी. चलिए, इसके बाद 68 नंबर का सवाल, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना
क्या कहलाता है? संवेदना, प्रत्यक्ष ज्ञान, अभिप्रेरणा या फिर कल्पना? क्या कहलाएगा? किसको बोला गया है? पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्राप्त करना या फिर अर्थ प्रदान करना, इसको क्या बोला जाएगा? तो अगर से उसका अर्थ हमें प्रदान हो जाता है तो हमें उस चीज का जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी ये सही जवाब रहेगा। 69 नंबर का सवाल, निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है? सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा, मानसिक द्वंद्व या सीखने की दोषपूर्ण विधियां? विस्मृति का कारण नहीं है, विस्मृति का कारण नहीं है, ये जो शब्द है ये हमें यहाँ पे थोड़ा सा जोर देकर देखना पड़ेगा। कौन सा नहीं है? सीखने में कमी ये हो सकता है, मानसिक द्वंद्व ये भी हो सकता है, सीखने को दोषपूर्ण विधियां ये भी हो सकता है, लेकिन स्मरण करने की इच्छा ये नहीं होगा। स्मरण करने की इच्छा यदि रहेगी तो क्या हो रहेगा? वो स्मरण जरूर होगा। चलिए 70 नंबर देख लेते हैं। वो विज्ञान जो संज्ञानात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? 4 नंबर 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं। सांख्यिकी, गणित, ज्यामिति या फिर संभाव्यता। तो इसका सही जवाब है वो जो है वो सांख्यिकी कहलाता है। ठीक है, सांख्यिकी कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग जो है वो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। ओके, चलिए एक मिनट। चलिए सवाल नंबर 71, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? गार्डन, शोनेल, बर्टन हॉल या फिर सिरिल बर्टन? कौन है वो? तो इसमें यदि अगर हम देखा जाए कि पिछड़े बच्चों के शैक्षिक लब्धि की अवधारणा जिसने दी थी वो है ऑप्शन नंबर डी, सिरिल बर्ट। सिरिल बर्ट, डी नंबर का ऑप्शन। इसके बाद 72 नंबर का सवाल हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर अभिक्षमता? यह हमें दिए गए हैं ऑप्शन। तो यदि हम अगर इसको देख लें अच्छी तरीके से कि निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है, तो वो क्या है? वो रहेगा अभिक्षमता। 73 नंबर में देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागम का सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत? ऐसा पूछा गया है कि वो कौन सा सिद्धांत है जो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। देखिए एक तत्व और द्वितत्व तो है और बहुतत्व भी है, लेकिन प्रत्यागम का सिद्धांत ये वाला सिद्धांत जो है वो बुद्धि वाला या फिर बुद्धि का सिद्धांत नहीं होता। चलिए अब देख लेते हैं अगला सवाल। इसको मैं मेट देता हूं। ओके, चलिए 74 नंबर का सवाल है। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? विस्मरण, स्मरण, धारण या फिर चिंतन? तो ये बड़ा आसान है। यदि कोई बात हम लोगों ने सीख ली है और उसको स्मरण करने में हमें दिक्कत हो रही है, हम असफल हो रहे हैं, तो लाजमी है कि वो जो बात है वो विस्मरण कहलाएगी, विस्मरण हो जाएगा। 75 नंबर में देखिए, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है केवल मनुष्यों में, केवल बिल्लियों तथा चूहों में, सभी प्राणियों में तथा ये जन्मजात व प्राकृतिक होती है या फिर केवल कलाकारों में? क्या पूछा है? मूल प्रवृत्ति एक प्रमुख विशेषता है। मूल प्रवृत्ति किस में पाई जाती है? तो मूल प्रवृत्ति यदि अगर हम देखेंगे तो सभी प्राणियों में तथा वो जन्मजात प्राकृतिक होती है। ये वाली जो चीज है ये हमें क्या करना पड़ेगा? ये हमें सही ऑप्शन लिखना पड़ेगा। चलिए हम अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 76। अब 76 नंबर के सवाल में पाठ्यचर्या में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेश
आवश्यक रूप से होना चाहिए। अब ये जो चार ऑप्शन दिए गए, ये चारों में से क्या? आनंद प्राप्ति एवं उबाऊपन से स्वतंत्रता हेतु, प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त करने हेतु, बच्चों की सभी क्षमताएं समान रूप से विकसित करने हेतु, या फिर अंतिम है सहभागी गतिविधियां कठिन विषयों के अधिगम में सहायता होती है। ये जो चार है ऑप्शन, इनमें से हमें एक ऑप्शन को सही तरीके से चूज करना है। पाठ्यचर्या में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए। अब इसका जो जवाब है वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या बोला गया है? प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त करने हेतु। चलिए 77 नंबर का सवाल देखते हैं। 77 नंबर में हमें क्या पूछा गया है? बहुबौद्धिकता का प्रत्यय इंगित करता है। क्या इंगित करता है? गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि की प्रशंसा की जानी चाहिए। विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों जैसे संगीत, कला आदि में प्रतिभाग द्वारा अकादमिक विषयों के उपलब्धि स्तर से में आवश्यक रूप से वृद्धि करनी चाहिए। सी नंबर, विद्यार्थियों को संगीत, कला, खेल जैसे विषय तभी लेने चाहिए जब वे इन विषयों में अपनी अलग पहचान बनाने में सक्षम हो। या फिर अंतिम है, सभी विद्यार्थियों को अकादमिक विषयों गतिविधियों के साथ कला, संगीत, खेल हेतु प्रेरित करने चाहिए। अब ये इतने बड़े बड़े ऑप्शन दिए गए तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुबौद्धिकता का प्रत्यय ए नंबर वाले ऑप्शन में है। गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि की जो है वो प्रशंसा होनी चाहिए और ये जरूरी है। उसके बाद 78 नंबर में देख लेते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या रहेगा? तो देखो, सभी विषयों में अधिगम को सुनिश्चित करने हेतु निश्चित अंतराल पर नियमित आकलन, ये नहीं रहेगा। उसके बाद योग्यताओं और व्यक्तित्व तथा कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आकलन, ये वाला ऑप्शन जो है इसमें सही रहेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे और ऑप्शन न पढ़ते हुए इसे डायरेक्टली बोल देंगे कि ऑप्शन नंबर बी। ये यहाँ 2 दिखाई दे रहा है लेकिन इसको आप लोग जो है वो बी समझ लेना, ठीक है। चलिए 79 नंबर का सवाल है, बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका कौन सा है? पुरस्कार द्वारा उन्हें अभिप्रेरित करना, अध्ययन हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना, वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग, या फिर ट्यूशंस, या फिर उपचारात्मक शिक्षण। इनमें से क्या क्या पूछा गया है? बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सुनिश्चित तरीका क्या? एकदम सुनिश्चित तरीका यदि अगर हम देखें, वयस्कों द्वारा जो है वो संवेगात्मक सहयोग, ये बहुत जरूरी। 80 नंबर का सवाल, बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं जब परीक्षण की विश्वसनीयता बहुत उच्च हो, परीक्षण की वैधता उच्च हो, परीक्षण विभिन्न पदों पर आधारित हो, या फिर परीक्षण में शाब्दिक पद हो। कहां? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, परीक्षण की वैधता उच्च हो। उसके बाद देखते हैं 81 नंबर का सवाल। 81 नंबर के सवाल में है, पहचान विकास संबंधित है। कि किसका सिद्धांत है? एरिक्सन, फ्राइड, डेवी, या फिर वाइगोत्स्की? किसका सिद्धांत है? पहचान विकास संबंधित है ऐसा बोलने वाला एरिक्सन था, एरिक्सन। उसके बाद 82 नंबर, रीमा पाती है कि उसकी कक्षा के अधिकांश बच्चों ने वर्णमाला सीख ली है, केवल 1 या 2 बच्चों को छोड़कर जो लिख नहीं सकते। वह निश्चित रूप से अनुमान लगा सकती है कि वे मंदबुद्धि है, अभी परिपक्व नहीं है, अल्पबुद्धि है, या फिर अध्ययन में रुचि न लेने वाले छात्र है। अब यहां हमें जो है थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि वो मंदबुद्धि है, ऐसा होगा क्या? नहीं, वो मंदबुद्धि नहीं है, बल्कि वो अभी परिपक्व नहीं हुए, वो इतने समझदार नहीं हुए हैं
कि वो बाकी बच्चे जितने जल्दी जल्दी सीख रहे हैं उनके जो मेंटेलिटी है उसके हिसाब से सीख ले। ठीक है, सवाल नंबर 83 देख लेते हैं। 83 नंबर के सवाल में हमको पूछा गया है, निम्नलिखित कारकों में से भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होता है? मीडिया की वजह से, पुस्तकों से, वयस्कों से अंतः क्रिया द्वारा, या साथी समूह के साथ खेलने से। किस वजह से होता है? तो निम्नलिखित कारणों में भाषाई विकास उनसे होता है वयस्कों से अंततः क्रिया करना, इस वजह से। समीपस्थ विकास का क्षेत्र किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए, हम लोगों को चारों में से एक चुनना है। बच्चे द्वारा प्राप्त विकासात्मक स्तर, बच्चे द्वारा प्राप्त किया जाने वाला विकासात्मक स्तर, बच्चे द्वारा कभी न प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर, या फिर डी नंबर, बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखेंगे हम लोग 85 नंबर का सवाल, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, उसके बाद लार ग्रंथि, या फिर थायराइड ग्रंथि। ये 4 ग्रंथि तो है, लेकिन इनमें से पूछा गया है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नहीं पर भी हमें जो है वो जोर देना पड़ेगा। तो इसमें से यदि अगर हम देखें तो जो लार ग्रंथि है वो अंतःस्रावी नहीं है, वो बाह्यस्रावी। जाहिर सी बात है, हमारी जो लार होती है वो बाहर निकलती। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे 86 नंबर का सवाल, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है ज्ञानेन्द्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रिया की अवस्था, पूर्व संक्रिया की अवस्था, या फिर मूर्त संक्रिया की अवस्था। इनमें से जो है वो सही जवाब क्या है? तो उनमें यदि अगर हम देखिए सी नंबर का ऑप्शन, पूर्व संक्रिया की अवस्था, ये रहेगा इस सवाल का सही सा जवाब। चलिए, और 87 नंबर का सवाल देखते हैं, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, या फिर ये सभी। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से? तो यदि अगर हम देखें इसको बारीकी से, अगर से हम समझने की कोशिश करें कि बच्चे का यदि शारीरिक विकास नहीं हो रहा है तो उसके पीछे कई सारे रीजन होते हैं। एक तो उसका वंश भी हो सकता है, वातावरण की वजह से भी हो सकता है, खेल तथा व्यायाम की वजह से भी हो सकता है, यानी कि हम लोग बोलेंगे उपरयुक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। 88 नंबर का सवाल है, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? अब ये जो सवाल है ये कई बार आ चुका है। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन। 89 नंबर का जो सवाल है, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किससे की है? डेवी, रॉस, वुडवर्थ, या फिर ड्रेवर। इस तरीके से हमें दिया गया है 4 ऑप्शंस। तो 4 ऑप्शन में से यदि अगर हम बोले कि चिंतनशील सोच किसकी थी, तो वो सोच थी डेवी। और अंतिम जो सवाल है, सवाल नंबर 90, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? अवलोकन ये शामिल है, प्रयोग ये भी शामिल है, सामान्यीकरण ये भी आगमनात्मक तर्क के स्तरों में शामिल है। लेकिन यदि अगर हम बोले कि कल्पना, तो कल्पना उसमें शामिल नहीं है। तो देखो इस तरीके से हमने जो है सीडीपी के जो 30 क्वेश्चन थे, उन 30 क्वेश्चन का जो एनालिसिस है वो कर लिया है। इन 30 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन हल किए हैं और आपका स्कोर एग्जैक्टली कितना बना है, वो जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, ताकि अपने को पता चल जाए कि हमारा जो अभ्यास है, हमारी जो स्टडी है वो एग्जैक्टली कितनी हो रही है। यदि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरीके से जो है नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारा ये जो चैनल है इसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।